हाँ, तो सभी विद्यार्थियों का अपने टीम प्रिंस तारनगर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लगातार क्लासें उपलब्ध हो रही हैं और इनमें हम सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और साथ साथ में आपके जो भी फ्रेंड सर्किल में जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी इसको शेयर कीजिए, उनको भी फ़ोन करके बोलिए कि वो भी इनको देखें और कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम एक नया स्टूडेंट को इससे जोड़ें, सब्सक्राइब कराएं और उनको वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक इस शिक्षा का लाभ मिल सके, फ़ायदा मिल सके। तो देखिए, अपनी क्लास में हम देख रहे हैं, आज का पॉइंट हम ले रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए, कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में ये जो एक वर्गीकरण अपने यहाँ लिख रखा है, इसको एक एक करके हम समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो विवृत श्रृंखला या अचक्रीय या एलिफेटिक यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा सैवृत या चक्रीय या वलयी कार्बनिक यौगिकों में हमने इसको वर्गीकृत किया है। अब देखिए, विवृत श्रृंखला यौगिक कौन से होंगे? ऐसे यौगिक होंगे जिनमें कार्बन की ऐसे खुली श्रृंखला होती है, किसी प्रकार की कोई वलय नहीं बनती है। जबकि सैवृत श्रृंखला या चक्रीय यौगिक क्या होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन की एक वलय श्रृंखला बन जाती है। जैसे मान लीजिए ये एक वलय श्रृंखला बन गई। तो सबसे पहले हम इन विवृत श्रृंखला यौगिकों का अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में उन सैवृत श्रृंखला यौगिकों को समझेंगे। तो देखिए, विवृत श्रृंखला यौगिक कौन से होंगे? जिनमें कार्बन खुली श्रृंखला में पाया जाता है, शाखित भी हो सकती है, अशाखित भी हो सकती है, लेकिन चक्रीय संरचना नहीं होती है, अचक्रीय होती है। इन्हीं को ही हम एलिफेटिक यौगिकों के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इनके अंदर हमने दो डिवाइडेशन किया है, एक तो हाइड्रोकार्बन और एक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। जैसे मान लीजिए CH4 है, तो CH4 एक क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। इसी तरह से हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, तो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न क्या होता है? हम जानते हैं कि किसी हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए। जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, अब एक हाइड्रोजन को अगर हम हटा देंगे तो यहाँ एक मूलक बनेगा और उस मूलक में कोई भी परमाणु या परमाणु का समूह जोड़ दिया जाएगा, तो ये जो संरचना बनेगी, इस प्रकार के जो यौगिक बनेंगे, उनको हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, या तो संतृप्त या फिर असंतृप्त, या तो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। अब देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की सारी संयोजकताएं एकल बंध से या सिग्मा बंध से पूरी होती हैं। यदि कार्बन एक है या कोई कार्बन की पूरी श्रृंखला है, तो उसमें सारे के सारे कार्बन की जो वैलेंसी है वो एकल बंध से या सिग्मा बंध से पूरी होती हैं। तो इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसा कि एल्केन परिवार होता है, एल्केन परिवार एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? जिनमें कोई न कोई पाई बंध होता है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे एल्कीन है, तो एल्कीन में क्या होगा? कार्बन कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें कोई न कोई एक डबल बंध आ जाता है, कोई न कोई एक डबल बंध आ गया। तो इस प्रकार से ये डबल बंध आ गया,
तो इस श्रृंखला के अंदर बाकी ये संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी हो रही हैं ऐसे। तो इस श्रृंखला में हम क्या देख रहे हैं, एक डबल बंध आ गया, एक डबल बंध आ गया तो यहाँ क्या आ गया, एक पाई बंध आ गया, एक सिग्मा बंध आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कम से कम एक पाई बंध उपस्थित होता है। अब जैसे यहाँ पर एक पाई बंध है, अब ऐसे ही एल्काइन में हो सकता है, एल्काइन के अंदर दो पाई बंध आ जाते हैं। तो एल्कीन है वो भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन है, एल्काइन के अंदर भी देख सकते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए ये एल्काइन है तो इस एल्काइन के अंदर भी दो पाई बंध आ गए। तो दो पाई बंध आ जाने से ये भी क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। अब अगर मान लीजिए पाई बंध या असंतृप्तता एक ही जगह है तो हम इसको मोनो असंतृप्त कहेंगे। और यदि एक से ज़्यादा जगह असंतृप्तता आ रही है, जैसे मान लो कोई श्रृंखला में दो बार डबल बंध आ गया, या फिर कोई श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के अंदर दो बार ट्रिपल बंध आ गया, या फिर एक डबल बंध आ गया एक ट्रिपल बंध आ गया, या एक डबल बंध आ गया एक से ज़्यादा बार ट्रिपल बंध आ गया, या एक ट्रिपल बंध आ गया एक से ज़्यादा बार जैसे डबल बंध आ गया, या इस तरह से एक से ज़्यादा बार मान लो ट्रिपल बंध है, एक से ज़्यादा बार डबल बंध है। तो इस प्रकार से एक से ज़्यादा बार अगर डबल बंध या ट्रिपल बंध या दोनों इस प्रकार से आ जाते हैं तो इसको हम पॉली असंतृप्त भी कह सकते हैं। यानी एक बार अगर डबल बंध या एक बार ट्रिपल बंध आया है तो मोनो असंतृप्त, जिसमें एल्कीन और एल्काइन होता है। इसी प्रकार एक से ज़्यादा बार डबल बंध, एक से ज़्यादा बार ट्रिपल बंध, या एक डबल बंध एक ट्रिपल बंध, या एक ट्रिपल बंध एक से ज़्यादा बार डबल बंध, या एक डबल बंध एक से ज़्यादा बार ट्रिपल बंध आ गया। तो इस प्रकार से पॉली असंतृप्त कार्बनिक यौगिक भी बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो अपना एक वर्गीकरण है जिसमें हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन के अंदर है संतृप्त है, असंतृप्त है, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या है। उसी प्रकार से इधर देख सकते हैं सैवरंत या चक्रीय या वलयी कार्बनिक यौगिक, ये क्या होते हैं। देखिएगा, जैसे कार्बन श्रृंखला जो है, कार्बन श्रृंखला है, इसके अंदर ये कार्बन आपस में या तो पहला और लास्ट कार्बन या श्रृंखला का कोई और कार्बन आपस में जुड़ करके एक वलय संरचना बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक वलय संरचना बना लेते हैं। जैसे मान लो ये श्रृंखला है और ये श्रृंखला इस प्रकार से ये आपस में कार्बन है वो जुड़ गए। ठीक है, बाकी इनकी संयोजकताएं ऐसे पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये जो श्रृंखला कार्बन कार्बन की बनी तो ये एक वलय श्रृंखला बन गई, चक्रीय संरचना बन गई। तो ऐसे यौगिक है वो क्या कहलाएंगे, चक्रीय या वलयी कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। अब इनमें दो तरह से हो सकते हैं, एक तो समचक्रीय, एक विषम चक्रीय। समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कौन से होंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक होंगे जिसके अंदर वलय में केवल एक जैसे ही परमाणु होते हैं, यानी कार्बन परमाणु ही होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा था, जैसे ये बेंजीन है, मान लो बेंजीन की हम संरचना बना रहे हैं तो ये बेंजीन है। अब इस बेंजीन की संरचना में हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बन परमाणु के अलावा इस वलय में और कोई भी परमाणु नहीं है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी वलय में केवल कार्बन परमाणु ही होते हैं, उन यौगिकों को हम समचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब इनके अंदर भी दो भाग आ जाएंगे, कौन कौन से, एक तो एलिसाइक्लिक और दूसरा आ जाएगा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कौन से होंगे, देखिए एली शब्द का अर्थ है एलिफेटिक और साइक्लिक का अर्थ है चक्रीय, यानी वे चक्रीय यौगिक जिनके गुणधर्म
एलिफेटिक यौगिकों जैसे होते हैं उनको हम एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस तरह से मान लो इस संरचना को एक ऐसा बक्सा लिख दिया तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये है साइक्लोब्यूटेन। अब इस साइक्लोब्यूटेन के अंदर जो गुणधर्म है वो एरोमेटिक यौगिकों जैसे गुणधर्म यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से इनको क्या किया, एलिसाइक्लिक यौगिकों में ऐसे यौगिक आते हैं जो चक्रीय तो हैं लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है, वो एलिफेटिक यौगिकों जैसे गुणधर्म रखते हैं। अब देखिए दूसरा है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक हम जानते ही कि ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उस वलय के अंदर होंगे और वो कार्बनिक यौगिक जो हैं वो एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं। अगर उनको जलाएंगे तो वो कजली ज्वाला के साथ जलेंगे, काले धुएं के साथ जलेंगे। तो इस प्रकार से एरोमेटिकता का गुण इनके अंदर प्रदर्शित होता है। तो अब जैसे यहाँ एरोमेटिक यौगिकों में हम क्या ले सकते हैं, जैसे ये बेंजीन है, ये जो बेंजीन है ये बेंजीन यहाँ एक एरोमेटिक यौगिक है और इसमें वलय में केवल कार्बन कार्बन है, इसलिए ये एक समचक्रीय कार्बनिक यौगिक माना जाता है। अब देखो जैसे यहाँ इस एरोमेटिक यौगिकों को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो बेंजीनोइड और एक नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड कार्बनिक यौगिक या बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक कौन से होंगे, जिनके अंदर बेंजीन वलय उपस्थित होती है। जिनके अंदर बेंजीन वलय उपस्थित हो ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं वो क्या कहलाएंगे, बेंजीनोइड कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। एक वलय हो सकती है, एक से ज़्यादा वलय आपस में जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन बेंजीन वलय उपस्थित होगी तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को बेंजीनोइड कार्बनिक यौगिक कहते हैं। नॉन बेंजीनोइड यौगिक, अब देखिए बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड यौगिक है वो आगे हम एरोमेटिकता के पॉइंट में पढ़ेंगे। हक्कल के नियमानुसार इसको विभाजित किया जाता है, तो हम अपने इसको हक्कल के नियम क्या हैं और हैं वो सब आगे आपको बताएंगे। लेकिन नॉन बेंजीनोइड यौगिकों में एरोमेटिकता का तो गुण होता है लेकिन वो क्या नहीं होते, उनके अंदर बेंजीन वलय उपस्थित नहीं होती है। जैसे ये यौगिक है साइक्लोप्रोपीनियम आयन, तो ये साइक्लोप्रोपीनियम आयन जो है वो भी क्या है, एक तरह से कार्बनिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी बेंजीन वलय उपस्थित नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक हो जाएगा। अब देखिएगा जैसे विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक या विषम चक्रीय यौगिक, तो विषम चक्रीय यौगिक कौन से होंगे, जिनके अंदर जो वलय बनेगी, जैसे मान लो हमने कहा था कि जैसे ये जो वलय बनती है बेंजीन वाली, इस बेंजीन वलय में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु इस वलय को ही बनाते हैं, परंतु ये जो विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक हैं इनके अंदर इस वलय में कार्बन कार्बन के अलावा कोई और परमाणु भी हो सकते हैं, अन्य परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ भी हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो ये एलिसाइक्लिक यौगिक और एक एरोमेटिक यौगिक। अब देखो एलिसाइक्लिक यहाँ भी है लेकिन ये समचक्रीय वाला है। अब देखो विषम चक्रीय में एलिसाइक्लिक यानी वे चक्रीय यौगिक जिनके अंदर कार्बन कार्बन की वलय में एक अन्य परमाणु भी उपस्थित होता है, जैसे कि अपने ये देख रहे हैं। इस यौगिक में अपने क्या देखा, इस यौगिक में ये जो यौगिक है वो है ऑक्सीरेन। इस ऑक्सीरेन के अंदर
कार्बन कार्बन की वलय के साथ में एक ऑक्सीजन परमाणु भी आ गया, तो इस वलय में कार्बन कार्बन के अलावा एक अन्य परमाणु भी उपस्थित है, तो ये एक विषम चक्रीय यौगिक हो गया। और इस यौगिक का गुणधर्म है वो एलिफेटिक यौगिकों जैसा ही है, इसलिए इसको एलिसाइक्लिक कहा गया है। अब देखिए एरोमेटिक, तो जैसे ये एक बेंजीन वलय थी, ये एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन थे, इसलिए हमने इसको क्या कहा, समचक्रीय एरोमेटिक। उसके अंदर विषम चक्रीय आ गया, तो मान लो एक कार्बन की जगह मान लो एक नाइट्रोजन लगा दिया जाए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया पीरिडीन। तो ये पीरिडीन जो है वो भी एक तरह से क्या हो जाता है, यहाँ कार्बनिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है, लेकिन इसके अंदर वलय में कार्बन कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन भी आ गया, इसलिए यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक या विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक यहाँ पर कहलाएगा। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का एक वर्गीकरण हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। अब आशा करते हैं कि इस पूरे वीडियो को आपने देखा होगा और अन्य सहपाठियों को भी वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर बोलेंगे, शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर देखते हैं। सभी को धन्यवाद।